प्यारे साथियों, आज हम सुनेंगे एक ऐसे इंतजार की कहानी जो सिर्फ समय का नहीं बल्कि दिल का भी इम्तिहान था। डॉली एक साधारण लड़की जो अपने पति सौरभ के साथ रहती थी। शादी को 2 साल हो चुके थे। लोग कहते थे ये अरेंज मैरिज है, पर सच्चाई वो कुछ और ही थी। सच्चाई थी एक देशभक्ति की भावना की, सच्चाई थी एक लंबे इंतजार की, और सच्चाई थी एक अनोखी प्रेम कहानी की। तो चलिए लौटते हैं अतीत में, जहां से ये कहानी शुरू होती है। डॉली अपनी बुआ की बेटी की शादी में गई थी। उसकी बुआ के देवर का बेटा सौरभ भी वहीं था। दोनों की आंखें मिली और न जाने कब उनके दिल मिल गए। वैसे पूरे विवाह भर दोनों में बहुत नोकझोंक होती रही। कई बार तो बुआ को भी बीच बचाव करना पड़ा था। फुफेरी बहन से विदा के समय डॉली ज्यादा रो रही थी। वैसे दोनों की अच्छी दोस्ती थी, पर बुआ को लग रहा था शायद आंसू किसी और बात के हैं। शादी के बाद डॉली घर चलने को तैयार थी कि बुआ ने उसके पापा को मना लिया, क्योंकि अब उसकी बेटी तो ससुराल चली गई है, इसलिए कुछ दिन डॉली को हमारे घर छोड़ जाओ तो हमारा मन लग जाएगा। वैसे भी अभी तो लड़की की छुट्टियां चल रही हैं। 5 दिन बाद सिम्मी आ जाएगी तो 8-10 दिन बाद लड़की को भिजवा दूंगी। डॉली के पापा जानकी प्रसाद अपनी बहन नीलम के आज्ञाकारी भाई थे। थोड़ा मम्मी जी ने थोड़ा सा मना भी किया, पर डॉली का मन देख उन्होंने भी हाँ कर दी। 4-6 दिनों में डॉली और सौरभ में अनेकों बार लड़ाई हुई। डॉली कहती, देखो बुआ, समझा लो इस लड़के को, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। तब सौरभ कहता, ताई, आपकी भतीजी हर बार आपसे शिकायत करती रहती है, खुद में कोई हौसला भी नहीं है, अपनी जंग खुद लड़ ही नहीं सकती। शादी होकर जब ससुराल चली जाएगी तो क्या आप वहां इसके झगड़े सुलझाओगे? दोनों अभी तो छोटे ही थे, यानी युवा अवस्था में आ रहे थे। सौरभ ने इंटर की परीक्षा दी थी और फौज में जाने का शौक था, तो एनडीए की तैयारी कर रहा था। इधर डॉली भी कक्षा 11वीं में आई थी और विज्ञान की छात्रा थी। जब देखो लड़ते रहते थे और बुआ कहने लगी, देख लड़की डॉली, बात तो लड़के की ठीक है, लड़कियां कोई कमजोर थोड़े होती हैं जो उन्हें किसी की मदद की जरूरत हो। डॉली बोली, बुआ, इसमें जरूरत की क्या बात है? बुआ दोनों बच्चों के मन पड़ रही थी, भविष्य की तैयारी कर रही थी। अनजान जगह न हो तो लड़कों का पता नहीं चले और न ही लड़कियों का। दोनों बच्चे जान पहचान के थे, पर अभी तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ने दो, सही समय आने पर देवर जी और भैया से बात चलाऊंगी। फिर एक दिन वह सही समय आया। डॉली एमएससी कर चुकी थी, नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करके पीएचडी की तैयारी कर रही थी। उधर सौरभ भी आर्मी में कैप्टन था। हर लड़की के पिता की तरह जानकी प्रसाद जी ने अपनी बहन से पूछा, नीलम, कोई लड़का नजर में हो तो अपनी डॉली को भी विदा कर दूं? नीलम बोली, क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं है लड़का? तो तब जानकी प्रसाद जी बोले, कहां है? तब नीलम ने सौरभ की बात चला दी। अब तक बहन की हर बात मानता आया भाई कुछ नाराज सा लगा। यह भी क्या जीजी? जानकी प्रसाद जी बोले, भले ही सौरभ आपका भतीजा है, पर डॉली भी तो आपकी कुछ लगती है। आर्मी के लड़के का क्या ठिकाना? नहीं जीजी, नहीं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नीलम बोली, सुनो भैया, लड़का कोई ऐसा वैसा नहीं है, कैप्टन है आर्मी में। तो जानकी प्रसाद जी बोले, क्या जीजी, कैप्टन क्या जंग में शहीद नहीं होते? मैं डॉली का पिता हूं, अपने आप उसका जीवन खराब नहीं कर सकता। बात खत्म हो गई। डॉली की बुआ को भी ऐसी क्या पड़ी थी। सोचा था कि दोनों बच्चे जान पहचान के हैं, अनजानों का क्या भरोसा। पर भाई को पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, पर बुआ चाहकर भी विवाह के समय के क्षण को भूल नहीं पाती थी। एक स्त्री का मन पुरुष से ज्यादा होता है। मन के भावों को पढ़ने की कला एक स्त्री में ज्यादा होती है। तो जो उन्होंने पढ़ा वह तो कुछ और ही था। फिर वह खुद ही खुद मन को समझा लेती थी। वह तो बहुत साल पुरानी बात है, इतने समय में तो सब बदल चुका है। फिर दोनों उसके बाद कभी मिले भी नहीं। डॉली भी तो कोई कम नहीं है, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनेगी, उसके भी तो विचार बदल चुके होंगे। बात को गुजरे अभी इस बात को महीना भी नहीं बीता था कि डॉली की बुआ के पास डॉली के पिता का फोन आया। जब डॉली के पापा की उसकी बुआ से बात हो रही थी, उस समय डॉली बाजार गई थी, कुछ किताबें खरीदनी थी। रास्ते में उसकी सहेली मिल गई, निशा,
जिसका पिछले महीने ही विवाह हुआ था, वह भी अपनी पसंद के लड़के के साथ। वास्तव में संकेत भी उन्हीं के साथ पढ़ता था, पर इंटर के बाद वह इंजीनियरिंग की लाइन में चला गया। संकेत और निशा एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। निशा और डॉली हर बात की राजदार थीं। वह बातें भी जो किसी और को पता नहीं थी, वह निशा जानती थी। अरे निशा, डॉली बोली। कब आई तुम? निशा बोली। अभी 2 ही दिन हुए हैं। संकेत को तो तुम जानती हो डॉली, आने ही नहीं दे रहे थे। बड़ी डॉली, अब तू अपनी शुरुआत कर दे। तब डॉली बोली, क्या शुरुआत कर दूं? डॉली जानकर भी अनजान बनने लगी। अनेकों प्रश्न जिनका उत्तर नहीं मिलता, मनुष्य उनसे अनजान बनने की कोशिश करता है। तभी निशा बोली, अरे वही आर्मी वाला, तुम्हारी बुआ का भतीजा। अब पता करो उसका। देख, मैं तो सीधा बोलती हूं ना, तो उससे कोई दिल की बात की? चलो कोई बात नहीं, अपनी बुआ को पटा। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी कि बिटिया उसी घर में जा रही है जहां पहले से उसका दिल चोरी हो चुका है। निशा फिर ठहाका मारकर हंसने लगी। रेस्टोरेंट के वेटर भी देखने लगे। डॉली ने उसे बड़ी मुश्किल से चुप किया। कहने लगी, निशा, तू भी कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती है। वैसे डॉली को निशा का प्रस्ताव पसंद आया। बुआ तो नहीं, पर फुफेरी बहन सिम्मी यह काम कर सकती है। बहन से तो कोई बात भी बताई जा सकती है। बुआ तो बहुत बड़ी है, उसके सामने तो संकोच करना होगा। पर कैसा हो कि वही महाशय मेरे घर पर सेहरा बांधकर आ जाए। जीवन में जितने सोमवार का व्रत रखी हूं, सभी का फल मिल जाए। डॉली सपनों में खो गई। तभी निशा बोली, होश में आओ मैडम, डोसा ठंडा होने का इंतजार कर रहा है। सचमुच डॉली को पता भी नहीं था कि कब वेटर उनके सामने डोसा रखकर चला गया। सौरभ की बात होते ही अक्सर ऐसी हालत हो जाती थी डॉली की। इसी का मजाक निशा बनाती थी। वैसे निशा की खुली लव स्टोरी थी, पर डॉली की लव स्टोरी बंद थी। लेकिन सुखांत होगी या दुखांत, दोनों को नहीं पता था। कुल मिलाकर डॉली को तो यह समझ आ गया कि यदि फुफेरी बहन के माध्यम से बुआ को आगे बढ़ाऊं तो काम बन जाएगा। पापा तो बुआ की हर बात मान लेते हैं। वैसे मम्मी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, और होगी तो थोड़ा सा समझा लूंगी। बस एक ही चिंता की बात है, यदि सौरभ को मैं पसंद ही ना हूं तो उनके दिल में कोई और हो। क्या पता, कभी बात तो हुई नहीं। जब हुई थी तब भी झगड़ा ही होता रहा। बस इसी ख्याल में उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। निशा ने देख लिया। निशा बोली, अरे अरे, ये क्या हुआ डॉली? डॉली बोली, कुछ भी तो नहीं, और अपनी आंख मलती मलती हुई बोली, लगता है आंख में कोई मच्छर गिर गया। अब ठीक है। निशा समझ गई कि प्रेम का रोग इस कदर लगा है कि अब उसकी औषधि बस वही आर्मी वाला है। फिर कुछ तो करना होगा। आखिर सहेली के जीवन का प्रश्न है। डॉली जब घर आई तो घर का माहौल कुछ तनाव वाला था। सब चुपचाप थे। उसने बचपन से कभी भी घर में कोई विवाद नहीं देखा था, तो उसका परेशान होना लाजमी था। डॉली बोली, क्या बात है पापा? मम्मी, क्या बात है? वह बोले, कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई करो। यह तो संसार का नियम है। हमेशा बहन को माता की तरह माना। आज वही बहन मेरी बेटी का अहित चाह रही है। गलती हुई, किसी लड़के के बारे में पूछ लिया। यदि मेरी बेटी के हिसाब का लड़का नजर में होता तो ही बताती, नहीं तो चुप रह जाती। यह क्या, अपने देवर के फौजी लड़के की बात करने लगी। तब डॉली की मां कहने लगी, शांत हो जाइए आप। वैसे तो उनके मन के भाव ज्यादा कड़वे थे, जिन्हें वह वक्त पर व्यक्त नहीं कर पा रही थी। देखो कैसा संसार है। सारे रिश्तों में स्वार्थ हो सकता है, पर बहन और भाई का रिश्ता तो पवित्रतम होता है। पर कलयुग में तो बहनों का भी यही हाल है। अपने देवर के लड़के का विवाह करना है, यह भी नहीं देखती कि लड़के को कुछ हो गया तो बेटी का क्या होगा। यह बातें जो डॉली की मां के मन में थीं, डॉली पहले तो समझ ही नहीं सकी, पर जब समझी तो मन ही मन रोने लगी। जिन्हें मैंने अपने मन मंदिर में बसाया है, उनकी ही बात मेरी बुआ जी ने चलाई थी, पर फौजी होने के कारण पापा ने मना कर दिया। ईश्वर भी कैसी कैसी परीक्षा लेता है। पापा मेरा विवाह उनके साथ करेंगे नहीं, और यदि उनके स्थान पर मेरा विवाह किसी और से हो जाए तो मेरा क्या जीवन। सोचते सोचते डॉली को बुखार आ गया। पहले थोड़ा बुखार था, जिसे मौसमी बुखार समझा गया। बुखार उतरने की दवाइयां दी तो ठीक हो गया। लड़की की उदासी को बुखार की कमजोरी समझा गया। अगले दिन फिर से बुखार आया। डॉक्टर को दिखाया,
कुछ टेस्ट कराए गए और दवा दे दी गई, पर कोई विशेष आराम नहीं मिला। आखिर में डॉली को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ गई, पर जितना इलाज किया जाता बीमारी उतनी ही बढ़ती जाती। वैसे कोई शरीर में बीमारी हो तो डॉक्टर उसका इलाज करें। निशा को पता चला तो वह अस्पताल आई। थोड़े ही दिनों में डॉली बहुत कमजोर हो चुकी थी। निशा को देखते ही डॉली की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह कहने लगी, क्या हुआ मेरी बहन को? निशा ने आकर डॉली को अपनी बाहों में भर लिया। वह बोली, पता नहीं। आंटी से पूछा तो बोली, पता नहीं बेटा, डॉक्टर ने इतने टेस्ट करा लिए पर बीमारी का पता नहीं। बोलते बोलते खुद डॉली की मम्मी रोने लगी। निशा ने बड़ी मुश्किल से आंटी को शांत कराया। समझ गई कि जो दिख रहा है वह नहीं है और जो है वह दिखाई नहीं दे रहा। निशा रोज डॉली को देखने आती और हर बार उसके साथ उसकी मम्मी या पापा को पाती। सही बात पूछने का मौका ही नहीं मिल रहा था, पर कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक दिन जब डॉली की मम्मी दवा लेने गई थी और पिता भी डॉक्टर के चेंबर में थे, तब निशा ने डॉली से पूछा, डॉली, तुम मेरी सहेली नहीं, मेरी सगी बहन जैसी हो। हमारे और तुम्हारे बीच कभी भी कुछ छिपा नहीं रहा। सच सच बताओ मेरी बहन, क्या बात है? उत्तर में डॉली पहले तो रोने लगी, फिर सब सच सच बता दिया। कैसे भोलेनाथ ने आशीर्वाद देते देते अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब तो पापा ने बुआ जी से अच्छी तरह झगड़ा भी कर लिया है, पर कुछ संभव नहीं है। पापा को सही बताना भी ठीक नहीं है, वह खुद अपने आप को दोषी समझेंगे। अब विरह की आग में जीवन भर जलना है, वह भी बिना बताए। हे देवी, यह कैसा दिन दिखाया। निशा इन बातों में जो डॉली से ज्यादा अनुभवी थी, उसने अपना प्रेम पाया था, सो उसकी जो सिद्धि का उदाहरण था। वास्तव में असंभव कुछ भी नहीं, निशा असंभव को भी संभव बनाएगी। आखिर डॉली उसकी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि उसकी सगी बहन जैसी है। डॉली बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके दिल की बात पापा या मम्मी को पता चले। सौरभ का उसके लिए क्या रवैया है यह भी उसे मालूम नहीं था। फिर ऐसी बातें कहने का क्या अर्थ? पर चाहकर भी वह सौरभ को भूल नहीं पा रही थी। सचमुच दिल का रोग होता ही ऐसा है। निशा को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, पर कुछ तो करना होगा, नहीं तो डॉली ठीक होने से रही। आखिर में उसने डॉली की मम्मी को सब कुछ बता देना ठीक समझा। निशा बोली, आंटी जी, मुझे डॉली की परेशानी की वजह पता चल गई है, बस आप नाराज मत होना। अब डॉली आपकी इकलौती संतान है, आपके लिए उससे बढ़कर क्या खुशी होगी। फिर निशा ने डॉली की मम्मी को सब कुछ बता दिया, कैसे बहुत साल पहले वह सौरभ को मन ही मन प्यार कर बैठी। अब जब आपने सौरभ का रिश्ता ठुकरा दिया है तो वह फिर से डिप्रेशन में चली गई है। यह सुनकर डॉली की मम्मी अबाक रह गई। अरे, यह कैसा नृत्य कर दिया। डॉली ने कभी भी अपने मन की बात नहीं बताई। वैसे वह तो डॉली की भलाई ही चाहते थे। आखिर जानकी प्रसाद जी को भी सब पता चला। एक बार तो मन गुस्से से भर गया। यह भी क्या बात है, हम लड़की को बीमार समझकर उसका इलाज करा रहे हैं और मामला कुछ अलग है। पर वह समझ गए कि दिल के मामले भी कम नहीं होते, धैर्य से काम लेना होगा। डॉली ठीक होकर घर आ गई। जानकी प्रसाद और उनकी पत्नी उसे रोज समझाते, फौज के लड़के के नुकसान बताते। वैसे तो सभी का जीवन ईश्वर के हाथ में है, पर खुद बेवकूफी करना कहीं ठीक बात नहीं है। आखिर वे भी तो उसके माता पिता हैं, अपनी बेटी का भला चाहते हैं, पर डॉली सब समझकर भी कुछ समझ नहीं पाती। वैसे अगर कभी ऐसा सोचने लगे तो कैसे काम चलेगा। जो लोग फौज में जाते हैं उनके भी तो माता पिता, भाई बहन सब होते हैं। कैसे खुशी खुशी लोग अपनी संतान को देश के लिए प्राण अर्पित करने के लिए भेज देते हैं। सौरभ अच्छा लड़का है, उसमें कोई कमी तो नहीं। जब तक मम्मी पापा को पता नहीं था तब तक एक अलग बात थी। अब डॉली अपनी बात खुलकर कहने लगी, मन की बात बाहर आने लगी। डॉली तो ठीक होती गई, पर जानकी प्रसाद जी और उनकी पत्नी दोनों चिंता में घुलने लगे। तर्क में वह बेटी को जी जान से जीत नहीं पाते थे, पर बेटी का प्रेम उन्हें कठोर बना रहा था। बेटी की खुशियां देखकर भी वे नजरअंदाज किए जा रहे थे। अभी डॉली साथ थी। आखिर जानकी प्रसाद और उनकी पत्नी रजनी जी ने अपने हथियार डाल दिए, पर समस्या विकराल थी। अब किस मुंह से वह नीलू से बात करें, क्योंकि नीलम को प्यार से उसके भाई नीलू कहते थे। नीलू तुरंत फटकार देगी,
उसने कैसे कहें कि डॉली को प्रेम का रोग लग गया है, वह भी यह जाने बिना कि सौरभ क्या चाहता है। आखिर कई दिन गुजारने के बाद उन्होंने अपनी बहन नीलम को फोन कर ही दिया और नीलम बोली, अरे भैया, बहुत दिनों बाद बहन की याद आई, कैसे हैं? तब जानकी प्रसाद जी बोले। नीलम को जैसे पहले से ही पूरी उम्मीद थी कि जानकी प्रसाद जी का फोन आएगा। तब वह बोले, नमस्ते बहन जी, अब बहन से कब तक नाराज रहूंगा? वो तो सही है, नीलम जी बोली। भैया, यह तो सब बात चलती रहेगी, भाई और बहन के रिश्ते थोड़े ही खत्म हो जाते हैं। चल, कोई बात नहीं, डॉली के लिए और लड़के तलाशती हूं। जानकी प्रसाद जी बोले, अच्छा जीजी, मैं सोच रहा था आपका भतीजा भी ठीक है, वैसे फौज में है, यह बात तो है, पर किसी की भी जिंदगी का क्या भरोसा। फौज का हर लड़का शहीद थोड़े ही हो जाता है, सब तो नहीं। पर भैया, बहुत से हो भी जाते हैं, नीलम बोली। ज्यादा परेशान मत हो भैया। वैसे भाभी कैसी हैं और डॉली कैसी है? जानकी प्रसाद जी बोले, सब ठीक है जीजी, डॉली थोड़ा बीमार हो गई थी, अब ठीक है। नीलू बोली, अरे मुझे बताया क्यों नहीं भैया? आखिर डॉली हमारी भी तो बेटी है, इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं भैया। जानकी प्रसाद जी बोले, अरे मैं क्यों अपनी बहन से नाराज होऊंगा? लड़की ज्यादा पढ़ाई के चक्कर में रहती है, थोड़ा दिमाग में गर्मी चढ़ गई थी, उसी के लिए परेशान था, वरना इतने दिन बहन से बात ना करूं कैसे हो सकता है? पर जीजी, थोड़ा गलती आपकी भी तो है, भाई का फोन नहीं आया तो यह भी तो हो सकता है कि भाई परेशानी में हो। जानकी प्रसाद ने कितना भी छिपाने का प्रयास किया, पर उसकी बहन नीलू सब समझ गई। वैसे भी उसकी अनुभवी आंखें बहुत पहले सब देख चुकी थीं। कहने लगी, ठीक है भैया, भाभी से भी बात कराओ। जानकी प्रसाद बोले, हाँ हाँ, अरे रजनी, देखो जीजी बात करेंगी। जानकी प्रसाद ने मोबाइल रजनी के हाथ में पकड़ा दिया। मोबाइल कान पर रखकर वह बोलने लगी, राम राम जीजी, समझो भोलेनाथ की कृपा थी कि लड़की सही सलामत घर आ गई। हमारे तो यही बेटी है और यही बेटा है, इसके बिना हमारी क्या खुशियां। ना चाहते हुए भी रजनी की आंखों में आंसू आ गए। नीलू बोली, हौसला रखो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भाभी, मैं भी डॉली की बुआ हूं, बहुत साल पहले उसका मन पड़ लिया था, पर आपको मैंने कभी बताया नहीं। सब गिले शिकवे भूल जाओ, डॉली को वही लड़का मिलेगा जो उसके मन में है। उधर नीलू बोलती जा रही थी और इधर रजनी की हिचकियां बढ़ती जा रही थीं। जीजी के प्रति कैसे कैसे विचार थे मन में, उन्हें स्वार्थी भी कहा। स्वार्थी तो हम हैं, जो बेटी के मन की बात जानकर भी उस पर कठोर बने रहे, उस पर निर्णय बदलने के लिए दबाव बनाते रहे। अरे मैं तो मां कहलाने के लायक भी नहीं हूं, उसकी बुआ ही उसकी सच्ची मां है। उसकी ताइयां सास बनकर वह बेटी का अच्छा ध्यान रखेंगी। तभी नीलू बोली, भाभी आप रो रही हैं? तब रजनी बोली, नहीं जीजी, रो कहां रही हूं, आज तो मैं बहुत खुश हूं। खुशी से आंखों से आंसू टपक रहे हैं और कोई बात नहीं है। जीजी, हमसे जो गलती बन गई हो उसे माफ कर देना। नीलू बोली, अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, जरा डॉली से तो मेरी बात कराओ। रजनी बोली, हाँ हाँ जीजी, अभी कराती हूं। और रजनी ने डॉली को मोबाइल पकड़ा दिया। डॉली बोली, राम राम बुआ। नीलू बोली, राम राम। अरे इतनी सी बात पर अपनी तबीयत खराब कर ली, भले ही तेरी बुआ हूं पर मां से कम नहीं। अब तू चिंता मत कर, तुझसे एक काम है, बस तू वही कर सकती है, भैया और भाभी को समझा देना, पुरानी सब बातें भूल जाएं। अच्छा बता, मेरा काम करेगी ना? डॉली की आंखों में आंसू आ गए और बोली, जी बुआ जी, जरूर करूंगी। बात खत्म हो जाने के बाद भी जानकी प्रसाद, रजनी और डॉली तीनों रोते रहे। जानकी प्रसाद और रजनी समझ गए कि केवल उन्होंने ही बहन का मान नहीं रखा, बहन भी उनका मान रखती है। आंखों पर जो अहंकार का चश्मा लगा था वह उतर गया। फिर उन्हें केवल प्रेम की नदी दिखाई दे रही थी, जिसका जल स्रोत शायद उनकी आंखें ही थीं। आंखों से निकले आंसुओं से जो सभी गलत भावनाएं बह गईं और उनके मन निर्मल साफ हो गए। अब नीलू ने डॉली का विवाह सौरभ से कराने का वायदा तो कर लिया, पर सभी की पसंद अलग अलग थी। और तो और नीलू के पति विक्रम का विवाह संबंधों के लिए अलग सोच थी। देवर राजेश और देवरानी सीमा की भी राय अलग थी। राजेश और सीमा के 2 ही बच्चे थे। बड़ा लड़का सौरभ आर्मी में कैप्टन था,
वहीं लड़की सिया इंटर पास करके BSc में आई थी। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। राजेश इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, वहीं सीमा गृहिणी। भले ही ज्यादा संपन्न नहीं थे, पर घर में कोई कमी नहीं थी। नीलू को सभी को मनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, कहाँ नहीं जा सकता। ज्यादातर का मानना था कि इकलौते लड़के के लिए ऐसी लड़की जिसका कोई भाई नहीं, कहो ठीक नहीं है। आखिर लड़की का ध्यान खुद के माता पिता की तरफ रहेगा, फिर वह ससुराल में कैसे ध्यान दे पाएगी। पर नीलू की लगन ही थी। आखिर में सौरभ के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। कल वे डॉली को देखने आएंगे। अब डॉली की तो नींद ही आंखों से गायब हो गई। इतना वक्त गुजर गया, पता नहीं वह अब कैसे दिखते होंगे। रात भर सपनों में वह सौरभ को देखती रही, पर सुबह होते होते जो डॉली की आंख लग गई, तभी डॉली की मां बोली, अरे कब तक सोती रहेगी, लड़के वाले आ रहे हैं, जल्दी तैयार हो जा। डॉली हड़बड़ा कर उठी, नहाने धोने की तैयारी करने लगी। अब आज क्या पहनूं, यही सोच में खड़ी थी। इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, पता नहीं सौरभ जी को कौन सा रंग पसंद होगा, उन्हें क्या पसंद होगा। आखिर में एक सूट उठाया, गुलाबी रंग का। सूट में सफेद और पीले रंग के प्रिंटेड फूल बने थे। तैयार होकर जब डॉली बाहर आई तो एकदम परी लग रही थी। गुलाबी चेहरा गुलाबी लिबास में और ज्यादा हसीन लग रहा था। घुंघराले बाल कंधे से नीचे तक लटक रहे थे। मां ने देखा तो प्यार से बलैयां लेने लगी। एक छोटा सा काला टीका लगा दिया। डॉली बोली, आप भी ना मम्मी? तब रजनी बोली, अरे मेरी बिटिया को किसी की नजर ना लग जाए। अच्छा, तुम और निशा दोनों ब्यूटी पार्लर घूम आओ। वैसे तो डॉली अपनी खूबसूरती से सभी को लजा रही थी, ब्यूटी पार्लर की जरूरत भी नहीं थी, पर फिर भी रजनी ने कह दिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई कमी रह जाए। मान सम्मान के साथ लड़की को तैयार करने में वह कोई कोताही नहीं बरतना चाहती थी। आखिर यह लड़की का सपना है जिसे हर हाल में पूरा करना है। डॉली मना करती रही, पर रजनी ने निशा को फोन करके बुला लिया और फिर उन्हें जबरदस्ती ब्यूटी पार्लर भेजा। जब डॉली ब्यूटी पार्लर से बाहर निकली तो राह चलते सभी उसे पलट कर देख रहे थे। अब तो वह स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी, जो अपने रूप से किसी की भी तपस्या को भंग कर दे। उधर सौरभ को जब पता चला कि उसकी शादी डॉली से होने जा रही है तो मन में उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। सौरभ समझ ही नहीं पा रहा था कि इस खुशी की वजह क्या है। इतने सालों में वह डॉली को थोड़ा भूल भी गया था, फिर दोनों साथ रहे भी कितने दिन थे। पर जब उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे तो वह मन ही मन बेचैन होने लगा, जिसकी वजह शायद उसे पता नहीं थी। अक्सर उसके पिता उससे फोन पर रिश्तों के बारे में बताते, उससे पूछते भी, पर सौरभ को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। आखिर राजेश भी परेशान हो गए। एक दिन तो उस पर गुस्सा भी हो गए। अगर तेरे मन में कोई लड़की है तो उसे बता दे, आखिर सच भी तो पता चलना चाहिए। पर सौरभ कुछ भी नहीं बता पाता। वास्तव में वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या चाह रहा है। तब उसकी ताई ने डॉली के रिश्ते की बात चलाई तो डॉली के भाई ना होने के कारण राजेश जी ने तो मना कर दिया, पर सीमा जी ने फिर बात समझाई। अभी तक तो लड़का किसी भी लड़की से संतुष्ट नहीं हुआ है, एक बार इस बारे में भी पूछ लो। सौरभ को जब बताया गया तो उसे लगा शायद यही वह है जो उसकी होनी चाहिए। शायद इसी को वह अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है। शायद वह अज्ञात चाहत यही थी। सौरभ ने अपनी तरफ से तो बात बढ़ाने के लिए हाँ कर दी, पर जब बहुत दिनों तक ना तो पापा ने और ना मम्मी ने आगे कुछ बताया तो उसे चिंता होने लगी। आखिर क्या बात है, कहीं डॉली के पिता आए ही ना हो। आखिर लड़की भी तो पीएचडी कर रही है, उसके लिए रिश्तों की क्या कमी। फिर वे आए हों और बात ना बनी हो। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हो सकता है ताई के जोर देने पर पापा ने हाँ कर दी हो और फिर मना कर दिया हो। आखिर वह भी तो ऐसी लड़की चाहते हैं जिसके कोई भाई हो। और एक विचार सबसे ज्यादा सौरभ को परेशान करता। संभव है कि लड़की ने रिश्ता करने से मना कर दिया हो। अब लड़कियां भी अपनी राय खुलकर देती हैं। संभव है उसे कोई और लड़का पसंद हो। सौरभ हर रोज विचारों के झंझावत में उलझा रहता। अनेकों बार लगता इसमें परेशान होने की क्या बात है, जो बात होगी पापा बता देंगे। यदि कोई बात नहीं बनी तो बताने की क्या जरूरत है। पर सौरभ को लगने लगा कि अब कोई बात तो है। आज तक तो इस तरह से कभी भी नहीं सोचा था।
पर अब सोचने लगता है कि शायद वह प्रेम नामक बीमारी से ग्रस्त हो गया है, जिसने मजनू, रांझा समेत अनेकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सौरभ को ईश्वर पर पूरी आस्था थी। वह बचपन से ही पूजा पाठ से दूर रहता था। वैसे कर्म करना भी पूजा है। आज तक कभी भी उसने स्नान करके 5 मिनट के लिए ईश्वर को याद नहीं किया था। कभी भी भगवान के सामने दीपक नहीं जलाया था। घर के सारे काम मम्मी और छोटी बहन करती थी। आर्मी परिसर में मंदिर में अब सौरभ रोज हाजिरी देता। जितना वह जानता था उस हिसाब से आराधना करता। हनुमान चालीसा की पुस्तक खरीद लाया, पर उसे पढ़ने में भी अशुद्धियां कर देता, पर पढ़ता जरूर। कुछ ही दिनों में वह हनुमान चालीसा का शुद्ध पाठ करने लगा। ईश्वर के घर देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। एक दिन पिता ने फोन करके बताया, डॉली को देखने का प्रोग्राम बना रहे हैं। छुट्टी लेकर तुम कब आ रहे हो? तुम्हारे साथ ही चलेंगे। आखिर तुम सब समझ लो तो, आखिर तुम्हारी जिंदगी की बात है। सौरभ को ऐसी खुशी हुई जिसे लिखा नहीं जा सकता। यदि पिताजी खुद ब खुद रिश्ता तय कर देते तो भी उसे परेशानी नहीं होती। आखिर उसने 15 दिन की छुट्टी का आवेदन किया। छुट्टियां मिल गईं और सौरभ को एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। आखिर वह घर चल दिया। रास्ते भर डॉली के बारे में सोचता रहा। घर पहुंचने से पहले ताऊ और ताई के घर पहुंचा और नीलू बोली, अरे बेटा आ गया, और उसे अपना आशीर्वाद दिया। सौरभ बोला, हां ताई। सौरभ सोचता रहा कि ताई कुछ बताएंगी, पर ताई ने कुछ नहीं बताया। चाय नाश्ता किया, पर सौरभ को डॉली की फोटो भी देखने को नहीं मिली। घर पर भी वही हाल थे। लड़की देखने चलना है, यह तो ठीक है, पर उससे पहले घर पर भी कुछ बात बताई जाती है, फोटो वगैरह दिखाया जाता है। लेकिन सौरभ के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मौका देखकर सौरभ घर में डॉली का फोटो तलाशने लगा, पर सफलता नहीं मिली। अब इंतजार के अलावा कोई और चारा नहीं था। वैसे इंतजार की अग्नि में तपकर ही प्रेम रूपी स्वर निखरता है। आखिर वह दिन आ गया जब सौरभ अपनी महबूबा का दीदार करेगा। मम्मी, पापा, बहन, ताऊ और ताई सभी के साथ सौरभ डॉली को देखने चल दिया। आज उसे गाड़ी की रफ्तार ज्यादा कम लग रही थी। एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। इसी तरह उधर डॉली के घर वो पहुंचा। डॉली भी इंतजार के एक एक पल काटने उसे मुश्किल लग रहे थे, पर फिर भी उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा हुआ था। बैठक में बैठा सौरभ डॉली का इंतजार कर रहा था, पर सिया अपनी ताई के साथ भीतर चली गई। भीतर डॉली को देखकर उसका मन इतना खुश हुआ कि अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने मन में अपनी भाभी की जो तस्वीर बनाई थी वह एकदम डॉली से मिलती थी। वैसे डॉली पढ़ाई में तो अव्वल ही थी, पर सुंदरता में भी इतनी अव्वल थी कि किसी की नजर उससे हट नहीं सकती थी। वैसे सिया इंटर पास कर चुकी थी, पर अभी तक उसका बचपना नहीं गया था। भागकर बैठक में आ गई और सौरभ के कान में कुछ बुदबुदाने लगी। कोई और समय होता तो सौरभ सिया की खबर ले लेता, पर सिया भी झगड़ा करने लगती। उन दोनों के झगड़ों को कोई भी खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि वह तो भाई और बहन का प्यार था। रूठना और मनाना चलता रहता था। सौरभ कुछ नहीं कर पाया, पर उसके कान में सिया के शब्द गूंजने लगे, भैया भाभी बहुत सुंदर है। सौरभ की याद में पुराना समय आ गया जब सिम्मी जीजी की शादी में वह डॉली से मिला था। डॉली उस समय भी बहुत सुंदर थी, तभी तो उसकी नजदीकी की चाहत में वह उससे झगड़ा करता था। पर अब उस क्षण की बस धुंधली सी याद थी। थोड़ी देर बाद हाथ में चाय की ट्रे लेकर डॉली आई और रजनी जी नाश्ते की प्लेट मेज पर लगाने लगी। निशा भी साथ दे रही थी। मैं भी हाथ बटाती हूं। सिया भी साथ में लग गई। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे, पर सौरभ तो शायद इस दुनिया में था ही नहीं। वह तो कहीं सपनों की दुनिया में डॉली के साथ सैर कर रहा था। इतने में राजेश और सीमा ने डॉली से बहुत सारी बातें की। डॉली ने सब कुछ सही सही बताया, पर सौरभ को कुछ भी ध्यान नहीं। वह तो डॉली के ख्यालों में खोया हुआ था। होश उसे तब आया जब राजेश जी ने अपना फैसला सुना दिया। भाई साहब, भाभी जी की पसंद पर इनकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें तो बेटी पसंद है, पर दोनों बच्चे आपस में बात कर लें तो ठीक रहेगा। जानकी प्रसाद जी बोले, हाँ हाँ भाई साहब, सही कह रहे हैं आप। बच्चों की पसंद ही हमारी पसंद है। बेटी डॉली, सौरभ को अपने साथ गार्डन में ले जाओ। आपस में दोनों आराम से बातें करो।
तब तक हम आपस में बात करते हैं। जानकी प्रसाद जी के कहने पर डॉली उठी, पर सौरभ अभी तक किसी अन्य लोक में विचर रहा था। आइए हमारे साथ। डॉली की प्यारी आवाज सुन सौरभ उस तरफ खिंचता चला गया। बाहर गार्डन में 2 कुर्सियां बिछी हुई थीं। डॉली बोली, आइए इधर बैठिए। सौरभ बैठ गया। डॉली खड़ी रही। सौरभ बोला, अरे आप भी बैठिए। सौरभ को याद आया कि डॉली तो खड़ी है। फिर दोनों बहुत देर तक बातें सोचते रहे। दोनों कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर कह नहीं पा रहे थे। आखिर बड़ी देर हो गई। यूं चुपचाप कब तक बैठे रह सकते थे? आप तो बिल्कुल बदल गए, सौरभ बोला। डॉली बोली, वो कैसे? सौरभ बोला, उस समय तो बात बात पर झगड़ती थी, अब लगता है कि मुख में जुबान ही ना हो। डॉली थोड़ी सी शर्मा गई। डॉली बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आज आप मिलने आए हो। एक बार शादी करके घर ले चलो, फिर बताती हूं असली बात। जोश जोश में डॉली बोल तो गई, फिर शर्मा गई। सौरभ अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर यही हालात रहे। फिर सौरभ बोला, मैं वास्तव में आपको अपने घर ले जाना चाहता हूं, पर कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं एक फौजी हूं। फौजी को सबसे पहले देश प्यारा होता है, यह तो जानती होगी। संभव है कि मैं आपको उतना समय ना दे पाऊं। डॉली बोली, हां जानती हूं। सौरभ बोला, यह भी संभव है कि मैं देश के लिए कुर्बान हो जाऊं, तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ जाऊं। आपको क्या वास्तव में मुझसे लड़ाई लड़नी है? इतना अशुभ क्यों सोचते हो? डॉली बीच में बोल पड़ी। सौरभ बोला, कुर्बान होना एक फौजी के लिए अशुभ नहीं होता, यही तो बताना है। तब डॉली बोली, ठीक है कैप्टन साहब, पर फौजियों के बाल बच्चे भी इतने कमजोर नहीं होते। फौजी एक बार कुर्बान होते हैं तो उनके घर वाले हर रोज कुर्बानी देते हैं। कोई शक कैप्टन साहब? और फिर एक शांति सी छा गई। कैप्टन साहब, डॉली बोली, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे। सौरभ बोला, हां कहिए। डॉली बोली, जैसे आप अपने माता पिता के बेटा हैं, मैं भी अपने माता पिता की बेटी नहीं बल्कि बेटा हूं। आप विश्वास करें कि मैं आपके परिवार के कर्तव्यों में कभी पीछे नहीं हटूंगी, पर सत्य यह भी है कि मैं अपने माता पिता का कर्तव्य भी पूरा करूंगी। बताइए, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? सौरभ के लिए परेशान रहने वाली डॉली ने सौरभ से ऐसी बात कह दी जिससे उसका रिश्ता ही खत्म हो सकता था। पर वास्तव में झूठ की नींव पर मजबूत इमारत खड़ी नहीं होती। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है, पर क्या अंकल और आंटी जी मुझ पर इतना विश्वास करेंगे? सौरभ बोला, नहीं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, और आखिर संबंध पूरे परिवार से तुम्हारा हो रहा है। सौरभ चुप रहा। डॉली उठकर बैठक की तरफ चल दी। सौरभ देखता रहा। अंकल जी, आंटी जी, आपने मुझसे जो भी पूछा, डॉली बोली, मैंने उसका सच सच उत्तर दिया। मैं भी एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहती हूं। तभी राजेश जी बोले, बोलो बिटिया, क्या कहना चाहती हो? रजनी और जानकी प्रसाद समझ नहीं पा रहे थे कि डॉली क्या कहने जा रही है। डॉली ने वह सब कह दिया जो उसने सौरभ से कहा था। एकदम शांति छा गई। जानकी प्रसाद और रजनी चिंता के समुद्र में डूबने लगे। कितनी मुश्किल से इन्हें तैयार किया था, ऐसे में लड़की चुप नहीं रह सकती थी। आखिर बेटी के पिता को जुदाई का गम सहना ही होता है, हम भी सहन कर लेते हैं। राजेश और सीमा दोनों खड़े हो गए। सचमुच रंग में भंग पड़ गया था, इसलिए वे इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। पर यह क्या? सीमा ने बढ़कर डॉली को गले लगा लिया। बोली, बेटी, हम जानते हैं एक बार को पुत्र अपने माता पिता की चिंता करना छोड़ दे, पर बेटी कभी नहीं छोड़ती। उसे हमेशा अपने माता पिता की चिंता रहती है। वैसे भी संबंधों की इमारत सच की नींव पर खड़ी होती है। क्या आप हमारी बेटी बनना पसंद करोगी? डॉली ने गर्दन झुका ली और झुककर सीमा के पैर छू लिए। बात पक्की हुई। सभी ने मिठाई खाई। विवाह की तारीख तो पंडित जी तय करेंगे। इतने में 1-2 बार जानकी प्रसाद जी और राजेश जी की मुलाकात होगी। आखिर विवाह की तैयारियां दोनों तरफ एक दूसरे की पसंद से ही करेंगे। सौरभ का रिश्ता तय हो जाने के बाद अब डॉली को एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। कितने वर्षों से उसने मन मंदिर में सौरभ को बसाए हुए था, पर आखिरी समय पर ज्यादा उतावली हो रही थी। सचमुच प्रेम का रोग होता ही ऐसा है। अभी तक तो सौरभ के मन की बात ही पता नहीं थी, पर अब तो ऐसा लगता है कि किसी उड़न खटोले पर बैठकर
उड़कर वहीं पहुंच जाए जहां उसका महबूब है। महबूब के बिना एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। वैवाहिक आयोजनों में शुभ और अशुभ का बहुत विचार किया जाता है। पंडित जी के अनुसार अभी इस साल तो विवाह संभव नहीं है, अब पूरे 1 साल रुकना होगा। सत्य बात तो यह है कि ईश्वर भी प्रेमियों का इम्तिहान लेते हैं। वह तो तकनीकी युग में दूरियां ज्यादा खलती नहीं है। अब सौरभ और डॉली के बीच में बातचीतों का सिलसिला शुरू हो गया था। दोनों ही एक दूसरे की पसंद को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। रात के समय डॉली सौरभ के ख्वाबों में खोई रहती। सपनों में मिलने से कोई रोक तो नहीं सकता। डॉली देख रही थी कि वह सौरभ के साथ बर्फीली पहाड़ियों में घूम रही है और उसके साथ बड़ा अच्छा समय गुजार रही है। तभी मोबाइल की घंटी बजी। उस मोबाइल को इसी समय बजना था। कितना अच्छा स्वप्न था, टूट गया। अनमने भाव से डॉली ने मोबाइल उठाया। मोबाइल की स्क्रीन देखते ही भाव बदल गए। क्या सचमुच सपने साकार होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले जिसके ख्वाब देख रही थी उसी का फोन था। सौरभ बोला, सो रही थी क्या? डॉली बोली, अरे नहीं, अब तो मेरी नींद उड़ा ली आपने। सोते जागते बस आपका ही ख्याल रहता है, आपको याद करती हूं। बाएं चांस अभी आपके स्वप्न देख रही थी। बर्फीली पहाड़ियों पर आपका साथ, इससे बढ़िया भला क्या सपना हो सकता है? इनफैक्ट अगर आपके बिना कोई और होता तो गुस्से में मैं उसे जरूर कुछ सुना देती। अब सौरभ कुछ सोच में पड़ गया। कैसे बताएं कि इतनी रात को क्यों फोन किया है? कैसे कहे कि अब बहुत दिनों तक वह कोई फोन नहीं कर पाएगा? अचानक उसे बर्फीली पहाड़ियों पर जाने का आदेश मिला है, ऐसी जगह जहां मोबाइल के सिग्नल गायब रहते हैं और यमदूत अक्सर विचरते रहते हैं। थोड़ी देर पहले मां को बड़ी मुश्किल से चुप किया था। डॉली भी उसे इतना प्रेम करती है, उसे कैसे बता पाऊंगा? सौरभ बोला, डॉली, अगर मैं तुम्हें कई दिनों तक फोन ना करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? डॉली कहने लगी, यह क्या मजाक का समय है? सौरभ, ऐसा क्यों बोल रहे हो? इतनी रात गए मजाक के लिए फोन किया था। सौरभ बोला, नहीं डॉली, आई एम सीरियस। मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूं जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हर समय मौत हमला करने को तैयार रहती है। मुझे जाना होगा। आखिर भारत माता की सेवा के लिए ही तो हमने फौज ज्वाइन की है। और फिर शांति छा गई। डॉली की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। सौरभ बोला, हेलो डॉली, मुझे सुन रही हो या नहीं? डॉली बोली, हाँ हाँ, मैं सुन रही हूं, आप जाइए, आखिर भारत माता की सेवा की बात है। तब सौरभ बोला, तुम कहीं रो तो नहीं रही हो? डॉली बोली, अरे नहीं तो, रोने की इसमें क्या बात है? सौरभ बोला, डॉली, अभी भी तुम्हारे पास समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि तुम्हें अपना विचार बदलना है तो बदल सकती हो। मुझे छोड़ किसी दूसरे से शादी कर सकती हो। इतना सुनते ही डॉली तिलमिला उठी, बोली, नहीं, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सौरभ, आप अपना फर्ज अदा करो, मैं इंतजार करूंगी। सौरभ बोला, हर एक इंतजार पूरा नहीं होता। जिंदगी भर आंसू बहाने से अच्छा है पहले ही भूल सुधार ली जाए। डॉली बोली, फिर वही बकवास, हर इंतजार पूरा होता है। हर फौजी एक दिन जरूर वापस आता है, कुछ स्थूल शरीर और कुछ सूक्ष्म शरीर से। आप मेरे पास वापस आओगे, मैं इंतजार करूंगी। फोन कट गया। एक बार फिर से डॉली की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। अब वह उन्हें रोक नहीं रही थी। आंसुओं की नदी में मन की कमजोरी को बहा रही थी। आखिर वह भी एक फौजी की मासूका थी। कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी और ना ही वह कमजोर थी और ना ही वह कमजोर बनकर दिखाना चाहती थी। और फिर ऐसे ही दिन बीते। काफी दिन तक सौरभ का कोई फोन नहीं आया। हालांकि डॉली के सास ससुर से रोज डॉली की बात होती थी। सीमा और राजेश दोनों डॉली का मन हल्का करते, उसे हौसला देते। डॉली वेदना की पीड़ा भूल जाती थी। एक दिन डॉली के नाम एक पत्र आया। आज के जमाने में पत्र कौन लिखता है? किसी समय तो एक दूसरे को सूचना देने का पत्र बड़ा जरिया था, पर आजकल तो पत्र केवल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की नियुक्ति पत्र तक सीमित रह गए हैं। वह भी ज्यादातर इंटरनेट से डाउनलोड कर लिए जाते हैं। डॉली ने पत्र खोला, बुझा हुआ चेहरा खिल गया। हालांकि पत्र बहुत बड़ा नहीं था। सौरभ ने अपना हालचाल लिखा था। डॉली और मम्मी पापा का हालचाल पूछा था, अपना पता लिखा था। पत्र का अंत एक छोटे से मजाक के साथ किया था, चलिए अच्छा, इस बहाने हम फिर से पत्र लिखना सीख जाएंगे। डॉली को जीने का आधार मिल गया।
सौरभ का खत पढ़कर डॉली उसका उत्तर लिखती। शुरुआत में तो समझ में नहीं आता कि क्या लिखा जाए। धीरे धीरे पत्र लिखने के बहाने दोनों अपने दिलों की बातें अच्छी तरह से व्यक्त करने लगे। अक्सर कुछ शेर या कविताओं की पंक्तियां पत्रों का भाग बनने लगीं। दूसरे कवियों की कविताएं लिखते लिखते मन में खुद की कविताएं भी भरने लगीं। कविताओं का दिल से बड़ा खास रिश्ता होता है। जो दिल की आवाज को लिख दे वही कवि बन जाता है। पत्र लिखना फोन से भी ज्यादा मजेदार लगने लगा। अब डॉली को जब भी महबूब की याद आती उसका खत पढ़ने लगती। खतों में सौरभ की नजदीकी महसूस होती। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और फिर कई दिनों तक सौरभ के खत भी आने बंद हो गए। डॉली उसे लगातार खत लिखती रही पर सौरभ का कोई जवाब नहीं आता। दूसरी तरफ सौरभ के घर पर सन्नाटा फैला हुआ था। आर्मी से आए एक पत्र ने सभी की नींद उड़ा दी थी। आतंकवादियों से एक मुठभेड़ के बाद सौरभ का कोई पता नहीं था। वैसे आर्मी सौरभ को तलाश कर रही थी पर ज्यादा संभावना यही थी कि सौरभ मुठभेड़ में शहीद हो गया है। इन बर्फीली चोटियों की खाइयों में अक्सर सैनिकों के शव मिलते रहते हैं जो बहुत समय से गायब हैं, जो बार बार घटित हो परिकल्पना उसी के अनुसार होती है। पर आर्मी का नियम है जब तक शहीद की मृत देह ना मिल जाए उस सैनिक को शहीद नहीं घोषित कर सकते। दिन बीतते गए। कुछ दिन तो सौरभ के परिवार वालों ने संतोष किया कि सौरभ मिल जाएगा, पर एक दिन उनका सब्र टूट गया। उस दिन राजेश जी, सीमा जी और सुची बहुत रोए। अभी तक दुनिया को छिपाते आए उन्होंने पहली बार अपने बड़े भाई और भाभी को सूचना दी। सौरभ का कोई पता नहीं था। यदि सौरभ वापस आ गया तो उसे केवल ईश्वर का चमत्कार ही कहा जाएगा। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि अब जो सभी की जिंदगी सौरभ की याद में रोते हुए गुजरेगी, इस पर किसी का वश नहीं। पर अब क्या भी किया जा सकता है जिस पर उनका वश है। एक युवती लड़की अपने नव जीवन के सपने देख रही है। अभी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। डॉली का पूरा जीवन उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि मन की यादों को निकाल पाना बहुत कठिन होता है, फिर भी कोशिश की जा सकती है। डॉली के माता पिता को सच बताना ही चाहिए। डॉली को फिर से अपने जीवन के विषय में सोचना और समझना होगा। अब उससे ऐसा अपनापन लगने लगा है कि उसका हित देखना मजबूरी हो गई है। उस दिन जानकी प्रसाद जी के घर भी रुदन हुआ। जानकी प्रसाद और रजनी तो कुछ देर रोए, पर डॉली की आंखों में आंसू आए तो फिर बंद नहीं हुए। पिता और माता के बार बार समझाने का असर भी नहीं हुआ। फिर बुआ भी उसे समझाने आई, पर डॉली के आंसू नहीं रुके। अंत में राजेश जी और सीमा जी खुद आए। कब तक रोती रहोगी बेटी? अब उसे भूल जा। वह तो निर्मोही था, बीच में छोड़कर चला गया। तेरा पूरा जीवन पड़ा है, अब अपने विषय में सोच। डॉली कुछ क्षण शांत रही, फिर अपना निश्चय कहने लगी। पितामह भीष्म की तरह उसने भी अपने मन में कुछ बड़ा सोच लिया था। अब वह बड़ा करने जा रही थी। डॉली बोली, पिताजी, माताजी, अब इन आंसुओं को मत रोकिए। यह आंसू मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। एक बार सौरभ जी को अपना पति मानकर किसी अन्य को मैं दिल में नहीं रख सकती। अब आंसुओं की कहानी चलती रहेगी। या तो खुद एक दिन सौरभ जी आकर अपने हाथों से मेरे आंसू पहुंचेंगे, या इन्हीं आंसुओं के साथ अपना जीवन गुजार दूंगी। विवाह तो मन का मन से होता है। मेरा विवाह तो हो चुका है। मैं सौरभ जी का इंतजार करूंगी, जिंदगी के अंत तक उनका इंतजार करूंगी। यदि सौरभ जी शहीद हो चुके हैं तो फिर भी मैं एक शहीद की विधवा हूं। शहीद की विधवा का सौभाग्य बहुत सौभाग्यशालियों को मिलता है। मैं इस अवसर को छोड़ नहीं सकती। एक बार फिर डॉली को समझाने की कोशिश की। अंत में समझाने वाले हार गए, पर डॉली नहीं हारी। प्रेम पथ की साधिका को उनके साधन से निगाह पाना भला किसके बस में था? वह तो अपने प्रेमी की विधवा भी बनने के लिए तैयार थी। उधर कहीं दूर पहाड़ों की तलहटी में बसे एक गांव में एक लड़का पिछले 8 महीनों से रह रहा था। गांव के गडरियों को वह मृतप्राय अवस्था में मिला था। वैसे कपड़ों से वह आर्मी का जवान लग रहा था, पर भोले भाले गांव वाले थोड़ा डरपोक भी थे। उसे आर्मी के कैंप न ले जाकर अपने साथ ले गए। कितने महीने उसकी देखभाल की, उसका इलाज किया। गांव का ही एक वैद्य उसकी चिकित्सा करता था। कई दिनों बाद उसे होश आया, पर चोट के कारण वह अपनी याददाश्त खो चुका था। पैरों में एक लचक जन्म ले चुकी थी। गांव क्या था? बस 150-200 लोगों का एक समूह।
मुश्किल हालातों में रहने के अभ्यासी, सच कहें तो खाना बदोश। जाड़ों में जब बर्फ पड़ने लगती तो पहाड़ों से बहुत नीचे उतर आते। मवेशी पालना, जंगली पेड़ों से फल तोड़ कर लाना, दुर्लभ औषधियां ढूंढना, यही उन लोगों की जीविका थी। भले ही सभ्य समाज इन्हें जंगली समझे, पर इनके ज्ञान को चुनौती नहीं दी जा सकती। एक असाध्य युवक इन्हीं जंगली समझे जाते लोगों की औषधि ज्ञान से स्वस्थ है। यही इनके चिकित्सीय कुशलता का प्रमाण है। सौरभ होश में आ रहा था, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वह कौन है, कहां से आया? जिन लोगों के साथ वह रह रहा था उनकी बोली भी पूरी तरह समझी नहीं जाती थी। उनका ज्यादातर भोजन भी अपरिचित जैसा लगता था। सौरभ कहता, कौन हूं मैं? यहां का तो नहीं। मेरी नाक भी इन सब से अलग है, शारीरिक गठन भी अलग है, मेरी जुबान भी कुछ अलग है, पर कुछ याद नहीं आ रहा। सौरभ बुदबुदाने लगा। कमरे में से एक लड़की आई। गोरी सी थी, जरा ठिगना सा शरीर, पर रूप में किसी अप्सरा सी लगती थी। वह कहने लगी, आ जाएगा याद सब, अभी दिमाग पर ज्यादा जोर न दो, धीरे धीरे सब याद आएगा। सौरभ शब्दों को जोड़ने लगा। लड़की इशारे में उसे बताने लगी। वह घायल अवस्था में मिला था। कई दिनों बाद उसे होश आया। वह लड़की, जिसका नाम मल्लू था, सौरभ को लगता वह उसी वैद्य जी की बेटी थी। अभी युवा अवस्था की दहलीज पर खड़ी थी। सौरभ उसकी भाषा कुछ कुछ समझने लगा। सौरभ वहीं रहता था। मल्लू के मन में उस अज्ञात युवक के लिए कुछ दया थी, कुछ समर्पण था, या सच कहो तो उससे प्रेम करने लगी थी। पहचान के लिए एक नाम जरूरी था। सौरभ का नाम साहब पड़ गया। खाना बदोश समझ गए कि वह युवक सेना में कोई साहबी है, पर सौरभ को कुछ पता नहीं। खाना बदोश मल्लू के मन में उफनते हुए प्रेम को देख रहे थे। बेटी का प्रेम कर्तव्य पर हावी हो गया। सौरभ के फौजी कपड़े छिपाकर नष्ट कर दिए, पर उसकी जेबों में रखी चिट्ठियां मल्लू के पास थीं। चाहकर भी एक प्रेमिका किसी अन्य प्रेमिका के प्रेम के प्रमाण नष्ट नहीं कर पाई। मल्लू का साहब के नजदीक पहुंचकर उस पर रूप माधुरी डालने का प्रयास सफल होता, उससे पहले उसके अवचेतन मन में किसी अन्य की तस्वीर उभरती। सौरभ उस तस्वीर को पहचानता तो नहीं था, पर इतना समझ जाता कि कोई तो है उसके जीवन में, कोई प्रेम की शादी का उसकी प्रतीक्षा कर रही है। फिर तमाम कोशिशों के बाद भी मल्लू का प्रेम परवान नहीं चढ़ पाया। चाहत से शुरू हुआ मल्लू का प्रेम सचमुच में उस प्रेम में बदल गया, जहां केवल और केवल बलिदान शेष रह जाता है, जहां खुद का वजूद खत्म हो जाता है। बचता है तो केवल और केवल महबूब का हित। महबूब के प्रेम में मिले आंसू ही सचमुच उसके जीवन का आधार बन जाते हैं। मल्लू कहने लगी, मैं आपको कुछ देती हूं, मैंने आपसे छिपा कर रखा था, अब कोई मतलब नहीं। किसी के प्रेम को मिटाकर प्रेम मिला तो क्या मिला? किसी के आंसुओं से प्रेम पा भी लिया तो क्या पाया? प्रेम तो वही है जो बहुत दूर प्रेमी को आभास करा दे कि उसको कोई याद में आंसू बहा रहा है। मल्लू ने सौरभ को सारी चिट्ठियां पकड़ा दी। अब सौरभ को कुछ कुछ याद आने लगा। जो हर रोज अभी तक उसके सपने में आती थी, वही डॉली की चिट्ठियां सुप्त स्मृतियों को जगाने लगी। अभी मौसम खराब है, गर्मियां आने में कुछ महीने शेष हैं। घर वालों से बात करना संभव नहीं, क्योंकि अभी तक पूरी याद वापस नहीं आई थी। इस कबीले में फोन जैसी सुविधाएं भी नहीं थीं। सौरभ को अभी थोड़ा सा याद आया था। आंशिक रूप से तो जाड़ों के बाद आर्मी कैंप से ही उसकी सही जानकारी मिलेगी, तब वह घर पहुंच पाएगा। गर्मियों के आगमन के कुछ महीनों में मल्लू ने सौरभ के सामने अपने आंसुओं को रोके रखा, पर अकेले में जरूर रोती। जाड़ों की विदाई के साथ ही आखिर सौरभ की विदाई का समय आ गया। मल्लू खुद सौरभ को एक आर्मी कैंप तक छोड़ आई। वहां सौरभ के बारे में छानबीन की जा रही थी। दूसरे कैंपों को उसकी सूचना भेजी जा रही थी। आज मल्लू चाहकर भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी। आज पहली बार सौरभ को मल्लू के प्रेम का अनुभव हुआ। वह यदि चाहती तो क्या कभी सौरभ अपनी पूर्व जिंदगी में वापस आ सकता था? सही बात तो यह है, यदि अभी भी मल्लू कह दे कि जब याददाश्त नहीं है तब उस समय उसका विवाह हुआ था, तो भी सौरभ कभी भी अपनी प्रेमिका को नहीं पा सकता था। प्रेम सचमुच बलिदान देता है, और मल्लू के बलिदान को याद करके आज सौरभ के हाथ भी उसकी वंदना में उठ गए। निश्चित ही सौरभ अपनी पूर्व जिंदगी में अपना प्रेम पाएगा, पर क्या संभव है
कि मल्लू को भूल पाए? शायद नहीं, क्योंकि मल्लू भी उसके प्रेम में आंसू बहा रही होगी। कहानी आंसुओं से शुरू होकर कभी समाप्त नहीं होती, बस पात्र बदलते रहते हैं और सच्चे प्रेमी कुर्बानियां देते रहते हैं। उधर सौरभ के लापता होने के बाद डॉली अक्सर सौरभ के घर में रहने लगी, जैसे वह इस घर की बहू हो। उसका पति शहीद हो गया है। बिना फेरे के डॉली एक विधवा का जीवन जी रही थी। उसे देख धैर्यवानों का धैर्य भी जवाब दे देता। ईश्वर के न्याय में दोष निकाले जाते। आज के समय में पति की अर्थी उठते ही वधू दूसरा वर तलाश करने लगती है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जिस कन्या का पूरा जीवन पड़ा है, उसका जीवन फिर से संवर जाता है। वहीं डॉली कुछ अलग करके दिखा रही थी, बहाव के विपरीत तैर रही थी, जिसकी शक्ति वास्तव में उसे प्रेम साधना से मिल रही थी। आखिर वह दिन आ गया जब उसकी अनेकों महीनों की साधना का फल मिलने वाला था। विधवा के सफेद वस्त्रों में रंग भरने वाला था। आर्मी से पता चला कि एक युवक मिला है जो बहुत हद तक कैप्टन सौरभ जैसा है। उसके सारे चिन्ह कैप्टन सौरभ जैसे हैं। आर्मी रिकॉर्ड में कैप्टन सौरभ का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और इस युवक का ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। पर युवक की ज्यादातर याददाश्त जा चुकी है। उसे बस अपने जानकारों में डॉली का नाम ध्यान है। आर्मी की तरफ से राजेश और सीमा के साथ डॉली को भी लाने का अनुरोध किया गया ताकि डीएनए टेस्ट से उसकी पहचान की जा सके। वह डॉली को पहचान सकता है। इससे भी उसकी पहचान में मदद मिलेगी। जैसे कोई फसल बर्बाद होने जा रही हो, उसी समय इंद्रदेव की कृपा हो जाए तो सूखती फसल फिर से लहलाने लगे। ईश्वर के घर अनेकों बार देर होती है, पर साधना का फल जरूर मिलता है। सौरभ सब भूल गया, फिर भी उसका प्रेम उसे याद रहा। इसका कारण बस डॉली की प्रेम साधना ही कहा जा सकता है। सौरभ ने डॉली के अलावा किसी को नहीं पहचाना। डीएनए टेस्ट से उसके सौरभ होने की पुष्टि हो गई। सौरभ घर आ गया। वैसे अब वह आर्मी के योग्य नहीं रहा, फिर भी वह अपनी क्षमता के हिसाब से कहीं भी नौकरी कर सकता था। पर वास्तविक समस्या उससे भी अधिक कठिन थी। अभी तो सौरभ की सारी याददाश्त याद दिलानी थी, तभी तो वह अपना सामान्य जीवन जी सकता था। पर सभी के साथ साथ डॉली की परीक्षा की घड़ी थी। पर प्रेम पथ के साधक किसी भी परीक्षा से नहीं घबराते। डॉली की साधना चलती रही। दिन या महीने की बात नहीं, बल्कि सालों लग गए। एक पढ़ी लिखी युवती ने अपना करियर भी दांव पर लगा दिया। इतनी सामर्थ्य केवल एक स्त्री में होती है। डॉली जरूरत के समय सौरभ की शिक्षिका बन जाती, कभी उसकी दोस्त, कभी मां की तरह अधिकार भी दिखाती। कई साल बीत गए। अब सौरभ पहले की तरह स्वस्थ हो गया। अपनी योग्यता से वह एक बैंक में नौकरी करने लगा। सौरभ और डॉली का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया और डॉली ने भी फिर अपने करियर पर ध्यान दिया। वह भी एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में लेक्चरर नियुक्त हो गई। दोनों का जीवन खुशियों से भरा हुआ था। उधर जो मल्लू की जिंदगी में एक बड़ा सा भूचाल आ चुका था। मल्लू चाहकर भी जो सौरभ की राधा नहीं बन पाई थी। पिता के सम्मान की खातिर वह भी अपने पति के साथ चली गई। उसका पति उसी जैसे दूसरे कबीले के सरदार का बेटा था। ठंडे मौसम में ज्यादा शराब ज्यादा दोष नहीं माना जाता, पर स्वभाव तो हर जगह एक दुर्गुण है। मल्लू को बोलने की आजादी नहीं थी, फिर भी वह बोलती थी। उसकी यही गलती थी जिसका दंड अक्सर उसे मिलता था। इन कुछ दुर्गुणों के अलावा मल्लू को अपने पति में कोई कमी नजर नहीं आती थी। मन में होने पर भी वह मल्लू पर खूब खर्च करता। बस उसे मल्लू का टोकना पसंद नहीं था। जब वह मल्लू की सारी जरूरत पूरी कर रहा है तो फिर इतना क्या इतराना। मान लिया कि आदमी में कुछ दोष है, पर दोष किस पुरुष में नहीं होते। अब मल्लू पर इतना खर्च करता हूं तो कुछ अपनी इच्छा से भी तो खर्च करने का उसे अधिकार है। मल्लू समझ गई कि उसका साथ कोई नहीं देगा। फिर भी जब पारा सर से ऊपर जाता दिखता तो मल्लू विरोध कर देती। खुद पिटकुट कर भी अपने आदमी की उन हुस्न बालाओं से बचा लेती जिनका उद्देश्य केवल और केवल दूसरों को लूटना ही है। एक दिन मल्लू सोचने लगी कि उसके पति के पास इतना धन आता कैसे है जो ये नशा और हुस्न बालाओं पर खर्च करते हैं, क्योंकि काम तो उनका यही था, मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालना। तो फिर इतना पैसा आ कहां से रहा है। मल्लू अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश करती रही। अंत में पता चला कि वास्तव में यह धन कुछ बेचकर मिलता है।
इसके लिए बेचना होता है ईमान, अपनी देशभक्ति को नीलाम करना होता है, समाज को विदेशियों के हाथों बेचना होता है, अपनों की खबर दूसरों को देनी होती है। यानी कि इस शानो शौकत का कारण है आदमी का आत्माहीन हो जाना। अपनी मां की भी इज्जत दांव पर लगा रहा है। मां केवल एक स्त्री नहीं होती जिसके गर्भ से मनुष्य जन्म लेता है। मां तो एक एहसास होता है। एक देशभक्त के लिए अपनी भारत माता की आन बान और शान इतनी प्यारी होती है, उसके लिए वह हंसते हंसते शहीद हो जाता है। उसी भारत माता के सम्मान का सौदा जो कर सकता है, उसमें सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। बस किया जा सकता है तो अपना कर्तव्य। इसके लिए न कोई पति है, न कोई पिता और न कोई पुत्र। एक दिन एक सीधी सादी स्त्री अपने पति को यमलोक भेजकर आर्मी कैंप की तरफ भागी जा रही थी। आज आर्मी के एक दल को रवाना होना था, पर मार्ग में आतंकवादियों ने आरडीएक्स बिछा रखा था। इंतजार था कब सैनिक आए और मौत के घाट उतारे जाएं, पर आतंकवादियों की मंशा कामयाब नहीं हो पाई। मुठभेड़ में अनेकों आतंकवादी मारे गए, अनेकों को बंदी बना लिया गया। दुश्मनों की साजिश नाकाम हुई। वेल डन। यदि आप हमें जानकारी नहीं देती तो यह कभी संभव नहीं होता। सफलता का पूरा श्रेय तुम्हारा है। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मेजर की बात सुनकर मल्लू कुछ देर सोचती रही। अब उसे क्या चाहिए? उसे कौन क्या दे सकता है? मन में जिसकी आराधना वह करती है, क्या कोई उसको प्रदान कर सकता है? नहीं ना। मल्लू ना तो सौरभ की रुक्मिणी बन पाई और ना ही सौरभ की राधा। फिर क्या मांगूं? बस एक ही बात बचती है। सच साहब, आप मुझे मेरे पसंद का इनाम दे सकते हैं, मल्लू ने मेजर से कहा। तो मेजर बोला, इसमें कोई शक? तो मल्लू बोली, फिर अब मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी फौज का हिस्सा बना लो। भारत माता की हिफाजत करते हुए अपना जीवन बिता दूंगी। मेजर बोला, ए लड़की, फौजी बनना इतना आसान नहीं है, मर्दों के भी बस की बात नहीं है। मल्लू बोली, साहब वह मुझ पर छोड़ दो, अगर मैं आपके लायक न निकली तो तुरंत निकाल देना। मल्लू ने फौज ज्वाइन कर ली। कठिन से कठिन ट्रेनिंग को उसने पूरा किया। जिससे उसे प्रेम हुआ था, उसका जीवन वह खुद जीने लगी। अपनी वर्दी में अपना महबूब देखने लगी। अभी भी उसकी आंखें उस फौजी को याद करके नम हो जाती। बहुत दूर सौरभ भी कभी कभी बेचैन हो जाता। कभी कभी वह भी आंसू बहा लेता, जिसमें डॉली को भी कोई आपत्ति नहीं थी। रुक्मिणी ने हमेशा राधा की पूजा ही की थी और डॉली भी मन ही मन उस अज्ञात प्रेम साधिका को याद कर लेती थी, जिसके कारण उसके प्रेमी को जीवन मिला था, जिसके कारण उसका प्रेमी आज उसके साथ था। प्यारे साथियों, कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं बल्कि त्याग और समर्पण का नाम है। सौरभ और डॉली का प्रेम धैर्य और विश्वास की मिसाल बना, वहीं मल्लू का प्रेम बलिदान की ऊंचाई पर पहुंच गया। उसने चाहकर भी अपने मन की चाहत को जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया, बल्कि अपने देश और कर्तव्य को चुना। मल्लू ने हमें यह सिखाया कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम तो वही है जो अपने प्रिय के सुख और जीवन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। उसने न सिर्फ अपने अधिकार छोड़े, बल्कि देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। डॉली ने भी यह साबित किया कि प्रेम में धैर्य और आस्था हो तो वह वर्षों के अंधेरे को भी रोशन कर सकता है। उसकी साधना ने खोए हुए सौरभ को वापस जीवन में ला खड़ा किया। इस कहानी से एक और बड़ी सीख मिलती है। देशभक्ति और प्रेम दोनों में त्याग ही सर्वोच्च है। जब हम अपने प्रिय या अपनी मातृभूमि के लिए निस्वार्थ होकर समर्पित होते हैं, तभी जीवन का असली अर्थ मिलता है। प्रेम की सबसे ऊंची परिभाषा यही है, किसी की मुस्कान के लिए अपने आंसू कुर्बान कर देना। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी।